Congrats and good morning. Hope you all are doing well. I hope मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी. So this is our first unit or first lecture in your subject mental health nursing, in short MHN. So first unit is about introduction to mental health nursing. हमारे टोटल 9 यूनिट है और होपफुली मेंटल हेल्थ नर्सिंग सबका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और अगर नहीं भी है बट स्टिल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी होगा पढ़ना. सो our first lecture is on introduction to mental health nursing in which we are going to learn about multiple definitions and these are your learning objectives: mental health, mental illness और उसकी मैनेजमेंट. इसमें आप एनालाइज कर सकते हैं ऑन परसेप्शंस, वैल्यूज, बिलीव्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस. एनालाइज cultural perceptions to mental health, mental illness, and mental health nursing, the magnitude and burden of mental disorders. Mental health and mental illness. Quizzes and quiz on myths and facts. So when I was preparing the slides and preparing the lecture for you guys, so I thought I should add some myths or facts about mental health or mental illnesses so that you can comparison between two things, that is it a fact or myth. क्योंकि अगर हम ये सब्जेक्ट शुरू करने जा रही हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे जो कि शायद अभी तक आप अगर डेली लाइफ में कभी किसी से मिले होंगे, कभी भी आपकी कभी किसी से बात हुई होगी तो उन्होंने कभी इस बारे में बात की होगी कि यार वो तो पागल है या उसके ऊपर कोई साया है, इस वजह से उसका इस तरह दिमागी तौर खराब हो गया या वो इस तरह की और बहुत सारी चीजें होती हैं. जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसे ही कोई गॉसिप चल रही होती है तो बीच में 100 बातें आ जाती हैं, तो हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम ना ऐसे तबसरे करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे होगा, ये ऐसे. तो मैंने कुछ इसमें ऐसी लाइंस डाली हैं जिसपे आप ना कभी आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे होंगे या कहीं भी कोलीग्स के साथ या कभी काम पे कभी किसी के साथ ऐसे बातों में बात हो जाती है. तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आप कभी बात करें तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो यू वांट टू नो अबाउट दैट थिंग विद मोर इम्पेशेंटली. सो फिर आप उस अगर आप उस चीज को फिर जानने की कोशिश करते हैं तो फिर आप उस चीज के बारे में सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर आप और न्यू चीजों से ना अवेयरनेस आपको होती है. तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स डाले हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो फिर आप जरूर इनको डिस्कस कीजिएगा. So mental illness is caused by evil spirits or supernatural powers. Mental illnesses are untreatable. Lack of willpower causes mental illnesses. Marriage can cure mental illnesses, and mentally ill patients belong to hospital. So these are the five till now, 5 points about mental illnesses or mental health, uh, from where you can comparison between that, is it a fact or myth. Mental illnesses is caused by evil spirit or supernatural power. मतलब कि क्या ये जो मेंटल इलनेसेस होती हैं इविल स्पिरिट या सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से होती हैं. मतलब अब अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं. अगर आपकी परसेप्शन इस तरफ को जाती है कि हाँ जो मेंटल इलनेसेस होती हैं लोगों को वो तो इवल स्पिरिट्स की वजह से होती है या सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से होती है, तो फिर आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं. फिर उसके और जो आपका मतलब तबसरा करते हैं ना, जैसे बहस करते हैं, मतलब दो लोगों के दरमियान में ये हो सकती है कि वो कहेगा या आप वो कहेगा कि नहीं मेंटल इलनेस तो इवल स्पिरिट की वजह से ही है, और दूसरा बंदा कहेगा नहीं ये तो सुपर नेचुरल. फिर आपके पास ना उसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए तो और बातें होती हैं. तो इस तरह फिर हम एक चीज को सही साबित कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शंस और लेवल ऑफ थिंकिंग.
और ये आपकी वैल्यूज और बिलीव्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से आप पले बड़े होते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हुई होती है, या जिस तरह से आप सोचते हैं, आपके अराउंड जिस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, या जिन चीज़ों को आप देख देख के बड़े हुए हो, फिर वो चीज़ें आप में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर आप सोचते हो। मतलब ऐसे नहीं है कि अब अगर आप गलत हो या आप सही भी हो सकते हो, मतलब मैं आई एम नो वन टू जज। तो बट स्टिल वो ये चीजें आपकी ना वैल्यूज एंड बिलीव्स उन पे भी मतलब डिपेंड करती हैं। तो अब ये आप लोग बेटर बता सकते हैं कि ये फैक्ट है या मिथ है। फॉर मी, आई थिंक मैं न्यूट्रल रहूंगी यहाँ पे, कि आई नो कि कुछ मेंटल इलनेसेस होती हैं, वो अम, अ, उसको हम फैक्ट भी कह सकते हैं, यस, कि वो इविल स्पिरिट या सुपरनेचुरल पावर्स की वजह से हो सकती हैं, बट स्टिल मेंटल इलनेसेस मैं इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहूँ क्योंकि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं जो कि मेडिकली होते हैं, और वो क्यों होते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है। मे बी शायद कोई स्ट्रेस आपने बहुत ज्यादा, स्ट्रेन आपने बहुत ज्यादा लिया और आपने उसको ट्रीट नहीं किया, और वो चीज आपके माइंड पे इतना ज्यादा उसने हैवी हो गया, वो इतना ज्यादा हैवी क्योंकि वो आपको फिजिकली बीमार करना शुरू हो गया। जब आप फिजिकली भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हो और मेंटली भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हो, और वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहां से पीछे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर आप सिर्फ आगे ही जाते हो, डिजीज आपकी सिर्फ इंक्रीज ही होती है, क्योंकि आपने पहले जो जिस टाइम पे आपने आपको उसको ट्रीट करना चाहिए था, उस टाइम पे आपने उसको नहीं किया, तो फिर वो उस चीज का फिर कोई, फिर आप जितनी मेडिसिन ले लो, जितना कुछ भी कर लो, बट स्टिल इसमें भी बहुत सारा है कि एट लास्ट स्टेजेस पे भी जाके बहुत सारे लोग मतलब ठीक हो जाते हैं। और वो आई थिंक ये थर्ड वाला पॉइंट जो उस पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी विल पावर है और आप उस चीज को मतलब अच्छी शिद्दत से अगर उस चीज को चाहते हो, तो वो चीज फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और आई थिंक अगर हम इस चीज में और ज्यादा भी डले तो फिर प्रेयर्स भी आ जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी भी आपकी आ जाती है, तो फिर इस पे बहुत लंबी बहस होगी। अभी हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं, अभी हैव टू कवर ऑल दी स्लाइड्स। तो ये भी कुछ मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस पे मिथ्स हैं कि जो पुअर पीपल हैं सिर्फ उन्हीं को होती हैं, या इलिटरेट पीपल हैं उन्हीं को ये चीजें होती हैं। पीपल विद मेंटल इलनेस कैन नेवर बी प्रोडक्टिव, नो नॉट एट ऑल, इट कैन नॉट बी ट्रू एट ऑल कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। यस, हो सकते हैं अगर वो उनकी विल पावर है और वो उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं, अपनी फियर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को, एंजाइटी को, तो yes they can be productive. Mental illness is unlike physical illness and the illness is really all in people's head। मतलब हाँ, ये मतलब इसको मैं खुद से भी रिलेट कर सकती हूँ। मतलब कभी कभी अगर मैं नहीं भी बीमार ना, तो जो अगर ये मेरे दिमाग में है ना कि नहीं मुझे तो ऐसे हो जाएगा या मैं तो हूँ ऐसी, तो वो चीज ऐसे कर करके आप वैसे ही हो जाते हो। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि somehow I can relate to this topic, this sentence, sorry, although it's not a good thing, but still it happens as we all are human beings. Mentally ill people have weak characters since they can't cope with the world in the same way that the rest of us do. Yes, it's true। क्योंकि देखो मतलब एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, मतलब वो ओवरकम कर सकता है ना, तो उसका जो करेक्टर होगा वो कॉन्फिडेंट दिखेगा सबके सामने, जब वो काम पे भी जाएगा या किसी से मिलेगा भी, तो वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, वो तो एक अलग चीज आ जाती है, मतलब वो कॉन्फिडेंटली सबके साथ डील अप कर सकता है। बट अगर वो मेंटली इल है, वो किसी चीज की वजह से परेशान है या एंजाइटी में है, पर लेकिन अब उसने काम पे भी जाना है या उसने अपने डेली लाइफ के जो उसके टास्क हैं वो कंप्लीट करने हैं, बट वो उस तरह से जो उसका करेक्टर है ना, वो उस तरह से निकल के नहीं आएगा, मतलब जिस तरह से वो डील करना चाहते हैं, जिस तरह से वो रेगुलर लाइफ में मतलब अपना काम करना चाहते हैं, उस तरह से वो नहीं करेगा। वंस अ साइकेट्रिक पेशेंट ऑलवेज अ साइकेट्रिक पेशेंट, नॉट एट ऑल। मेरी परसेप्शन से मैं नहीं मानती कि ये चीज है, करेक्ट है। आई एम सॉरी। Children don't suffer from psychiatric illnesses. Mental health disorders are a result of bad parenting. Somehow, it can be true. Mental illnesses are contagious. Yes, somehow it can also be a true thing. Attempting suicide is a sign of coward. Yes। ये वो टॉपिक है जिस पे शायद हम बहुत ज्यादा भी बात करें तो कम पड़ेगी। तो ये तो एक बहुत एक ऐसा पॉइंट है जिसपे सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो मेंटली आपके अराउंड सराउंडिंग में फ्रेंड्स, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद जैसे पहले थे अब वैसे नहीं है, मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, हम मतलब नॉर्मली इंसान कहते हैं नहीं यार उसमें एटीट्यूड आ गया, या वो अब शायद आपसे बात नहीं करना चाहता, या वो इस तरह के, मे बी वो किसी चीज से गुजर रहा है शायद, इसलिए वो
चुप हो गया या आपसे उस तरह से बात नहीं करता या करती, या उस तरह से रिलेशनशिप आप लोगों का वैसे नहीं रहा है, तो आप इसमें ना फिर ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लोग उनको अप्रोच करें, लोग उनसे पूछें, क्योंकि उनके अंदर वो उस तरह की विल पावर नहीं होती कि वो खुद जाके लोगों को बताए। मे बी देखो, अगर मैं हूं ना, अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मुझे ये कि हम जब लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो हमें पता है कि अगर हम अपनी कोई बात ऐसे किसी से डिस्कस करेंगे ना, तो वो सुनेगा और बाद में मजाक उड़ाएगा। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो किसी से फिर ये बात करना ना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि अगर हम, वो हमें जज करेगा उल्टा, वो हमें समझेगा नहीं, ये वो। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऑल्दो हम जज करते हैं, इट्स ट्रू, क्योंकि मैं खुद भी एक इंसान हूँ, मुझे पता है कभी कभी मैं भी जज कर जाती हूँ। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए कि जिस जो इंसान जिस चीज से गुजर रहा होता है ना, फिर वो इन चीजों में चला जाता है, ड्रग्स में चला जाएगा, या वो अपने आप को इन चीजों से दूर रखने के लिए किसी और चीज में अपने आप को बिजी करना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग जिनसे बिल्कुल ही फिर बर्दाश्त नहीं होता ना, वो फिर ये लास्ट ऑप्शन बचता है। और ये उन्होंने बोला यहाँ के कि ये एक साइन है कावर्डनेस का, मतलब कि आप एक कमजोर शख्सियत बन जाते हैं, या आप कमजोर हो जाता है कि आप वो उस चीज से गुजर नहीं, लोग उनको मजबूर कर देते हैं इस चीज पे, मतलब गुजरने पे ही। और मतलब अगर आप खुद भी अपने अंदर आपकी विल पावर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप यही चीज करोगे। तो अगर हम इस पे फिर कभी बहस करेंगे जरूर। आप, मैं भी चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी राय या अपना आइडियाज मुझे दें। मेंटली इल पेशेंट्स आर वायलेंट एंड डेंजरस, यस, समहाउ। जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं। तो हमारा जो यूनिट है ये, मैंने मुझे बहुत अच्छे लगे थे पॉइंट्स, और मैं चाहती थी कि हम इस पर डिस्कशन करें। जो ये कि कुछ आपकी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेसेस, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उससे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए कि डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं, तो क्या ये फैक्ट्स हैं या मिथ्स हैं। बाकी तो जो चैप्टर हमने पढ़ना है, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता ही जाएगा कि ये है क्या। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये एक स्टेट होती है जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है, जो एक इंसान होता है, वो वेलबींग होता है, मतलब एक तंदुरुस्त होता है, और वो अपनी जो डेली लाइफ की एबिलिटीज या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको परफॉर्म कर सकता है, एंड कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस। और वो जो डेली लाइफ की जो भी परेशानियां या कोई भी हर्डल्स आ रही होती है, उनसे गुजर जाता है कुछ ना कुछ करके, क्योंकि वो मेंटली हेल्दी है, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो चीजों को अच्छे से टैकल कर सकता है, एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज और हर एनवायरनमेंट। इसी के बरक्स अगर हम ऑपोजिट लें, तो जो मेंटली इल मतलब पर्सन होता है, ऑब्वियसली वो एक हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी चीज से गुजर रहा होता है। तो उसमें क्या आ जाती है, उसकी जो थिंकिंग है, फीलिंग है, मूड है, बिहेवियर है, वो चेंज हो रहा है, वो किसी ना किसी चीज की वजह से, या कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस ऐसा हो रहा है, या कुछ ना कुछ फिजिकली बीमार भी हो सकता है, वो मेंटली परेशान भी हो सकता है, उसकी वजह से ये सब चीजें उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो जब ये चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसकी जो एबिलिटी है दूसरों के साथ मिलके काम करने की, या उसकी अपनी ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करने की, वो खराब हो जाती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास ये दी गई है कि एमडीडी, हमारे पास दो तरह के मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजी एंड साइकेट्री आती है। आई वांट यू गाइस टू नो अबाउट द साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, एंड ये आपका टास्क है कि आप लोग इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंशिएट करें, इसमें पढ़ के आए, और मुझे फिर आप आके बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है। नीचे उन्होंने लिखा है कि डिप्रेशन एंड शिजोफ्रेनिया, पुअर मेंटल हेल्थ इलनेसेस आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है। मतलब जो पुअर मेंटल हेल्थ है और मेंटल इलनेस आर नॉट द सेम थिंग। जो मैंने ऊपर बात की थी ना, कि मतलब ये नहीं है कि मेंटल इल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो जरूरी उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है, या अगर हम उसको कह रहे हैं ये मेंटली इल है, अगर हम किसी पर्सन को मतलब उसको हम बता रहे हैं, उसको डिफाइन करें कि ये थोड़ा सा मेंटली इल है या ये मेंटली इल है भी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो उसको कोई ना कोई बीमारी है, मतलब वो दिमागी तौर पे कोई मतलब बीमार है, वो दिमागी तौर पे परेशान भी हो सकता है। तो ये भी लिखा हुआ है कि जो पुअर मेंटल हेल्थ है, कि उसको स्ट्रेस है या एंजाइटी है, या उसकी फीलिंग, थिंकिंग, मूड, बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसको हम इस चीज से रिलेट करेंगे मेंटल, पुअर मेंटल हेल्थ है। और मेंटली इलनेस है, आर नॉट द सेम थिंग, मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों चीजें डिफरेंट है। एक आ जाती है चीज साइकेट्री में, उसको मतलब साइकोलॉजिकल कोई इश्यू है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, उसको कोई कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। या पुअर मेंटल हेल्थ है, या साइकोलॉजी में हम इसको ले सकते हैं कि इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कि उसको एंजाइटी है, या उसको किसी चीज की स्ट्रेस है, इस वजह से वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर परेशान है, वो जो उसकी डेली लाइफ के काम है वो नहीं कर पा रहा है, या वो थोड़े दिनों के लिए जैसा वो था वो उस तरह से अब उस वे में काम नहीं कर रहा है, या उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है।
A person can experience poor mental health and not be diagnosed with a mental illnesses. Yes, जो भी हम बात कर चुके हैं. Likewise, a person diagnosed with a mental illness and can experience a period of good physical and mental. मतलब किसी ना कि ऐसा हो सकता है कि इंसान ना फिजिकली थोड़ा सा बीमार है और वो हम मतलब मेंटली थोड़ा सा परेशान है और फिजिकली भी वो थोड़ा सा बीमार है. हम उस चीज को लेके हम ये डायग्नोज नहीं कर देंगे कि उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है. मे बी वो थोड़ा सा परेशान है और वो स्ट्रेस की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहा है, उस वजह से उसकी फिजिकली स्ट्रेन पड़ रहा है, बॉडी पेन्स हो रही है. ये सब चीजें साइनस सिम्टम्स आते हैं, आगे आप पढ़ेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ लग पाएगी. तो हम ये नहीं कह रहे कि अगर ये चीजें हैं तो हम उसको डायग्नोज कर देंगे. और सेम उन्होंने उसी चीज को बरक्स उसके बताया कि लाइक वाइज एक इंसान है वो मेंटली इल है, मतलब उसको सच में कोई डिसऑर्डर है, वो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, उसको एनजाइटी डिसऑर्डर्स टाइप्स होती हैं इनकी, वो हो सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन वो अपने जो रेगुलर काम है उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो गुड है, मेंटल हेल्थ उसकी थोड़ी सी ठीक है. मतलब वो लोगों के साथ जब बात करते हो तो नहीं आप बता सकते कि हाँ भाई उसको मेंटली तौर पे कोई ना कोई पीछे कोई डिसऑर्डर है. वो सोशली जो है वो वेल बींग, मतलब लोगों के साथ जब वो मिलता जुलता है तो वो बिल्कुल प्रोडक्टिवली काम करता है, बट स्टिल वो मे बी शायद उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है बट वो शो नहीं कर रहा. तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो मतलब बिल्कुल ठीक है. तो ये आप आगे से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बेहतर तौर पे शायद समझ लगेगी. अभी शायद आपका ओवरफ्लो हो गया होगा. ए मेंटली हेल्दी पर्सन कैन, ये एक छोटी सी डायग्राम है कि एक जो अगर मेंटली हेल्दी पर्सन है तो वो क्या किस तरह का दिखाई दे सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं. वो सोच अच्छे से सकता है, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से निभा सकता है, वो जो चीजें हैं उनके साथ अच्छे से कोप कर सकता है, अगर उसकी लाइफ में कोई परेशानी आती कोई हर्डल आती तो उनके साथ कोप कर सकते हैं. ये सारी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है जिसको उन्होंने छोटे छोटे चंक्स में तोड़ के तो आपको बताया. एक्सरसाइज है ये आपकी जो कि आप लोगों ने करनी है जब अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, ताकि आप लोग थोड़ा सा क्रिटिकली सोचें और आप लोगों को पता चले. एक ये है आपने रिकॉल करना है कोई पॉजिटिव इमोशन या फीलिंग, ठीक है, और फिर आपने सोचना है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे आपने किस तरह से सोचा था या उस सिचुएशन कैसी थी. इसी तरह आपने एक नेगेटिव इमोशन सोचना है और उसके बारे में भी सोचना है. तो ये हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे. व्हाट आर मेंटल हेल्थ, जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं. देखिए ये लिखा है कि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, मतलब अभी अभी आप सोचो कि अभी आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है. जब आप जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जब आप उसके बारे में सोचते हो तो जब आप जो चीज चल रही है ना उसके अकॉर्डिंगली आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी. ठीक है, आप अगर अच्छी चीज चल रही है, जैसे अभी मैंने पिछली एक एक्सरसाइज दी थी उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सोचोगे, कुछ अच्छा सोच रहे हो तो आपके आप हैप्पी फील करोगे, अगर कुछ बुरा सोच रहे हो तो आप बुरा फील करोगे. आपकी डिफरेंट फीलिंग्स होती है ना. तो जब आप जिस तरह का फील करोगे उस तरह का काम भी आप करते हो. मतलब अगर अभी मैं गंदा फील कर रही हूँ तो मैं जो काम कर रही हूँगी मेरे से वो सही काम भी सही नहीं होगा. ठीक है, फिर मैं रिएक्ट भी वैसा ही करूंगी. तो ये एक पूरी साइकिल होती है. सॉरी. आगे हमारे पास आ जाती हैं कैटेगरीज. ये जो हमने आगे चैप्टर्स पढ़नी है ये इसी को उन्होंने थोड़ा थोड़ा चंक्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं अगर उनको कोई डिसऑर्डर है तो वो किस किस तरह के हो सकते हैं. कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी ये टाइप्स लिखी हैं. सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, चाइल्ड और अडोलेसेंट मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें जो आपका माइंड होता है या जिसमें मेंटल इलनेस होती है वो थोड़ी सी मतलब जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत होती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पार्ट होता है. मतलब आपका एक न्यूरोलॉजिकल जो एक पार्ट होता है आपकी बॉडी का हिस्सा है उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स कुछ हो सकते हैं. सुसाइड आइडिएशंस बिहेवियर्स हो सकते हैं. मतलब अगर आप मेंटली इल हो या कोई परेशान हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ ऐसी सोच आ सकती है आप लोगों को कि आपने सुसाइड करना है या अपने आप को मार देना है. मैंने वो इस तरह के भी कुछ होते हैं लोग, देखे भी होंगे शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा. फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बैठे बैठे कर मैंने तो खुद को मार देना या मैंने ये कर देना. ये ऐसा ही नहीं होता. ये मेंटल इलनेस की टाइप्स होती हैं. मतलब कुछ ना कुछ वो भी डीपली कहीं ना कहीं बैक पे वो किसी ना किसी चीज से फाइट कर रहे होते हैं. अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि मेंटली हेल्दी पर्सन्स में होते हैं. मैंने कहा था कि आपकी वैल्यूज एंड बिलीव्स पर डिपेंड करता है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर उसका दारोमदार होता है. अगर वो चीजें ठीक है तो आप
कि मेंटल हेल्थ भी ठीक है। लेकिन अगर इन सब चीजों में से भी कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी गलत हो जाएगा तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं, केमिकल इम्बैलेंस इन ये जेनेटिकली हो सकता है, अगर आपकी ब्रेन में कोई ना कोई चीज खराब है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें आ सकते हैं। ब्रेन इंजरी होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें आपकी ब्रेन इंजरी हो गया, क्रोनिक इलनेस कोई आ रही है, मतलब बाय बर्थ ही आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से ये मेंटल इलनेस कोई ना कोई हो सकती है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से ये मेंटल इलनेस हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, पुअर सेल्फ एस्टीम है आपकी और लोग आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। आप जब इन्वायरमेंट में जाते हो, अपनी सोसाइटी में जाते हो, तो आपकी पुअर सेल्फ एस्टीम की वजह से आप और टारगेटेड हो जाते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो सेल्फ एस्टीम और ज्यादा लो हो जाती है। जब वो लो होती है तो आप नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ये जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, फैमिली में कन्फ्लिक्ट है, पुअरिटी है, मतलब आप बहुत ज्यादा पुअर है, अगर आपके पास काम नहीं है, हाउस अच्छा नहीं है, इनफर्टिलिटी, ये सारी ऐसे फैक्टर्स हैं। जब ये चीजें होती हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। कुछ आपके जो चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें वायलेंस और अब्यूज आ जाता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। इमोशनल निग्लेक्ट की वजह से डेथ ऑफ अ पेरेंट, अगर आपका कोई पेरेंट की डेथ हो जाती है तो भी या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ये भी वही हैं कि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, और उन्हीं की वजह से ये जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े थे ये दोनों सेम है। आगे हमारे पास आ जाते हैं हम जिसके हम पहले भी बात कर रहे थे, मैंने शायद बोला था कि कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जब आप मेंटली इल होते हैं तो वो फिजिकली भी आपको अफेक्ट करते हैं और मेंटली भी। तो फिजिकल जो साइंस है वो, अगर आप मेंटली इल है या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है तो ये हो सकती है कि आपकी बॉडी में कहीं भी बॉडी में जिस डिफरेंट हिस्सों में दर्द हो सकती है, आपको स्लीप जो डिप्राइवेशन हो सकती है, मतलब आपकी जो स्लीप है वो साइकिल है वो डिस्टर्ब होकर आपकी एपेटाइट जो है वो लो हो जाती है, खराब हो जाती है। वीकनेसेस आपको फील होना शुरू हो जाती हैं। आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो खराब हो जाती है। आप जजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या आपके जो बिलीव्स हैं या वैल्यूज हैं वो भी समहाउ डिस्टर्ब हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल जो आपके इश्यूज आते हैं इसमें सैड मूड हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सेस फियर, सॉरी, बिहेवियर जो हो जाते हैं उसमें ये होता है कि अगर आप मेंटली इल हैं या आपको बार बार कोई भी पोक कर रहा होता है तो फिर आप एग्रेशन में भी जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, तो कुछ लोग बहुत चुप हो जाते हैं या कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव बोलते रहते हैं, कि ताकि वो उस चीज से escape ले लें, उस चीज के बारे में सोचें ही ना, तो वो उस चीज से निकलने के लिए वो फिर एक और चीज में एंटर हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट करते हैं और कुछ लोग सेल्फ हार्म करना शुरू हो जाते हैं। इमेजिंग में आ जाता है वॉइसेस, पीपल एंड थिंकिंग। कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं, कि कुछ आपको अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं कि आपको अजीबोगरीब चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इट वेरीज विद योर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ में आती है क्लिनिक क्रॉनिक जो है वो, ऑब्वियसली अगर आपकी इनिशियल स्टेजेस और अगर आप उनको टाइमली ट्रीट नहीं कर रहे तो वो क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाती हैं। अगर आप उसको टाइमली और इफेक्टिवली मैनेज कर लेते हो तो फिर वो आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो भी डिसऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल रहता है। और वैसे डिसऑर्डर स्पेसिफिक एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है ही हमारे पास, मतलब हर डिसऑर्डर के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। की फैक्ट्स हैं अबाउट मेंटली हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए, कि ये किसी भी इंसान को अफेक्ट कर सकती है, मैन है, वुमेन है, रिच है, पुअर है, बच्चा है, किसी को भी। और ये जो होता है जो 1 in 5, हर 1 से 5 के दरमियान में जो इसकी रेशियो है, कि हर पांचवें बंदे को ये एक मेंटल डिसऑर्डर जरूर है। खैर अब तो ये शायद रेशियो भी बदल गई होगी, बहुत ज्यादा होगी होगी अब तो। हम शायद मैं भी मेंटली इलनेस का शिकार होंगी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मेंटली डिस्टरबेंस मेरे बैक पे कुछ ना कुछ, मतलब बैक माइंड में कुछ ना कुछ शायद चल रहा होगा। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जो जिनको सच में मेंटल डिसऑर्डर हो भी सकता है और शायद उनको पता भी नहीं है। तो आई थिंक जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, यहाँ आगे भी हम बहुत सारी यूनिट्स पढ़ेंगे तो हमें खुद में भी बहुत सारी चेंजेस नजर आएंगी, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम उस चीज पे अमल भी करते हैं। आगे लिखा हुआ रेंज फ्रॉम कॉमन टू स्वेयर कंडीशंस, ऑब्वियसली अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो स्वेयर की तरफ जा सकते हैं। मोर देन जस्ट स्ट्रेस, ऑब्वियसली ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं हम इसको कह सकते। अगर मैं भी अभी परेशान हूँ या मैं भी किसी चीज से गुजरी हूँ तो मुझे भी उस पर अमल करना चाहिए। मुझे उसको देखना चाहिए कि अगर मुझे कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, मैं किसी चीज़ से गुजरी हूं, तो मुझे किसी से बात करनी चाहिए, मुझे उस चीज़ को ओवरकम करना चाहिए। क्योंकि मैं इसको सिर्फ ये कह के नहीं टाल सकती कि हाँ ये सिर्फ स्ट्रेस से खत्म हो जाएगी, या मतलब
थोड़ी देर के लिए और बाद में नहीं होगी, नो, इट कैन बी लास्ट लॉन्गर, मे बी ब्रीफ और लॉन्ग। वही है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है खुद ही खत्म हो जाएगी, नहीं, ये ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी ये रह सकती है। अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियसली अगर आप मेंटली इल हैं, अगर से स्ट्रेस भी है, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपके बहुत सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि आप उस आप में वो सलाहियत नहीं होती है कि आप उस तरह से सोचें या उस तरह से काम करें जिस तरह से आपने सोचा था कि ये काम होगा। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन एंटायर फैमिली, यस, अगर एक घर का एक फर्द का मूड खराब है या वो किसी चीज से परेशान है, तो ऑब्वियसली उस चीज का इफेक्ट पूरी फैमिली पे होता है। इफेक्ट फ्रॉम ऑफ इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट मिलती है। ऑब्वियसली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, एक हमने पीछे भी पढ़े थे कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। खैर अभी हम इसको आगे डीपली भी पढ़ते हैं कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, और ये सारे इसके पॉइंट्स आ जाते हैं कि वो अपने काम अच्छे से कर सकता है, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से हैंडल कर सकता है, अपने इमोशंस को पहचान सकता है कि वो इस टाइम किस इमोशन से गुजर रहा है। और रेजिलेंसी, ठीक है, refers to a patient's ability to cope with, adapt to and recover from stressors, adversity और ट्रॉमा। ठीक है, रेजिलेंसी में है कि जो पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो जिस चीज से गुजर रहा है उसको कोप कर सकता है, उसको अडेप्ट कर सकता है, और जो स्ट्रेस है या ट्रॉमा हो रहा है उसमें से गुजर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंस होता है, रिलेशनशिप्स, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी कर सकता है, इंसाइट मतलब ह्यूमर, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ एंड मोरालिटी। मतलब सिंपल यही था कि जो एक रेजिलेंसी में अगर एक मेंटली हेल्दी कंपोनेंट लिया था रेजिलेंसी, कि वो अच्छे से सोच सकता है और जो भी चीज है उस जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर सकता है, और अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उसके साथ रिकवर कर सकता है। उसमें इतनी एडवर्सिटी होती है, उसमें इतनी वेरिएशन होती है कि उन चीजों से गुजर के भी आगे अपने काम अच्छे से कर सकता है। स्पिरिचुअली, ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी जो आपकी स्पिरिचुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप बहुत सारी चीजों से इजिली गुजर सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, हमारे पास जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ना एक कुछ इसके ना टाइप्स भी होती हैं और कुछ ऑप्शंस भी होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को पढ़ते भी हो और उनको साथ डील भी करते हो। तो यो तो ये हिल्डगर्ड पैपलियो आइडेंटिफाइड द नर्स पेशेंट, इन्होंने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक दिया था जिसमें इंट्रोडक्टरी फेज होता है, वर्किंग फेज होता है, टर्मिनेशन फेज होता है। मतलब एक जब नर्स और पेशेंट मिलते हैं तो वो किस किस फेजेस से गुजरते हैं। इंट्रोडक्टरी फेज में ऑब्वियसली नर्स पेशेंट के इंट्रोडक्शन आ जाता है, सॉरी। सेकंड में वो वर्किंग फेज होता है जिसमें वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, और टर्मिनेशन फेज होता है जब पेशेंट डिस्चार्ज करके अपने घर चला जाता है। ठीक है, रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स, ये सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो साइकेट्रिक नर्स के होते हैं कि वो सोशलाइजिंग एजेंट होती है, टीचर होती है, मॉडल होती है, एडवोकेट होती है, काउंसलर होती है, रोल प्लेयर होती है, और मेन्यू मैनेजर होती है, मतलब सब चीज़ों के साथ मैनेज कर सकती है, मतलब मल्टी टास्किंग होती है। आगे मेरे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो हमने पीछे कैटेगरीज पढ़ी थी ना, वो भी है, वो भी क्लासिफिकेशन ही थी मेंटल डिसऑर्डर्स की। और ये डीएमएस आईवी जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है इस वर्ड के अकॉर्डिंगली हमने उसको किस तरह से क्लासिफाई करना है। तो इसका 5 का रूल है। एक्सिस 1 हम एक्सिस 2 एक्सिस 3 एक्सिस 4 एक्सिस 5 के नाम से इसको नाम देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इसके अंदर डिजीजेस को इनपुट करते हैं। तो जो एक्सिस 1 है इसमें मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस जो यूज डिसऑर्डर्स होते हैं वो आ जाते हैं, इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन वाले डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इस तरह हम ना डायग्नोसिस करने में हमें ना इजी हो जाता है डॉक्टर्स को, और हमें अगर हमने किसी पेशेंट को पहचानना है कि ये किस सेक्शन में आता है या किस स्टेज पे है या किस तरह से हम इसके मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। 3 में जनरल मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं जो कि मेंटली डिसऑर्डर से रिलेटेड होती हैं। इसमें साइको सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसमें हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड लिमिटेड सोशल सपोर्ट आ जाता है। इसमें ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग जीएएफ आ जाता है, विच वैल्यूएट द साइकोलॉजिकल सोशल एंड जॉब रिलेटेड फंक्शन। वही है, नंबर 1 में मूड डिसऑर्डर्स में ये सारे आ जाते हैं डिसऑर्डर्स। ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स अगर उन्होंने टाइप्स उनकी बता दी हैं। इसी तरह साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी बता दिए हैं, पर्सनालिटी ईटिंग, स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, आपने ये सारे याद करने हैं, और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी याद करना। ये मैग्नीट्यूड और बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का बता दिया है कि आज के टाइम पे अभी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का एक मैग्नीट्यूड है या बर्डन है वो कितना है।
अप टू 415 मिलियन जो पीपल हैं वो इस चीज से अफेक्टेड है। ठीक है, और उनका जो बिहेवियरल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, ये सारी आप पढ़ लेंगे। So this is all about our first chapter, mental health and mental illnesses. Good luck. Allah Hafiz.